Hello, hello, and good morning to all of you. I hope are you doing well, and this is time your school. बट यहाँ पे हम आपको क्लास 10th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर का पार्ट है। ये खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इस चैप्टर का हम ये लास्ट पोर्शन बाकी रह गया था, जिसके संबंध में हम आपको आज यहाँ पे बताएंगे। ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो का रिवीजन करते रहिएगा। ठीक, देखिए, हमने खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में आप लोगों को 3 पार्ट में बता चुका है, मतलब बता दिए हैं। आज हम चौथे पार्ट में इस पूरे चैप्टर को मतलब कवर कर लेंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह गया था ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हमने आपको कोयले के बारे में बताया, कोयले के बारे में आप जाने। उसके बाद जो है ऊर्जा संसाधन के ही अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो है ऊर्जा संसाधन आता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम या ये कहते हैं खनिज तेल। खनिज तेल दुनिया में आज के लिए ऊर्जा की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बना हुआ है। ठीक, अब उसमें हमारे देश के लिए ये कितना आवश्यक है, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा दीजिए कि भारत जितनी भी वस्तुएं पूरी दुनिया से मंगाता है अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उस सारी वस्तुओं का 80% सिर्फ खनिज तेल रहता है। यानी अगर जो वस्तुएं मंगाना पड़ रहा है तो स्वाभाविक है ज़्यादा पैसा भी लग रहा होगा। अब ज़्यादा पैसा भी लग रहा होगा तो जो हमारी यहाँ हमारे अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, हमारे द्वारा भारत सरकार का जो राजस्व है, उस राजस्व का या भारत सरकार का जो पैसा है, उस पैसे का सबसे ज़्यादा अंश जो है विदेश से सामान मंगाने वाले वस्तुओं में सबसे ज़्यादा ऊर्जा संसाधन की पूर्ति के लिए इस खनिज को मंगाने में किया जाता है। हम अपने सारे पैसे का 80% सिर्फ तेल मंगा लेते हैं, 20% में वो सारी चीज़ें होती हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना आवश्यक है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना एक भार भी है। फिलहाल हम इसको समझते हैं। देखिए, खनिज तेल क्या होता है। खनिज तेल जो है ये भूगर्भ के अंदर प्राप्त किया जाता है। भूगर्भ का मतलब जैसे चट्टान, अवसादी चट्टानों के दरारों में खनिज तेल जो है प्राप्त होता है। अच्छा, मैटर करता है बनता कैसे है। करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु अवसादी चट्टानों के साथ दब गए थे और उनके सड़ने और गलने की प्रक्रिया के बाद जो है वो खनिज तेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर वही अवसादी चट्टानों की दरारों में पाए जाते हैं, जिनको बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से ड्रिल करके निकाला जाता है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया। अब ये अवसादी चट्टान का क्या चक्कर है। देखो, चट्टान के बारे में जब आप पढ़ोगे कि चट्टान जो है 3 प्रकार की होती है। चट्टान 3 प्रकार की होती है। एक आग्नेय चट्टान होती है, एक अवसादी चट्टान होती है और एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होती है। जो आग्नेय चट्टान होती है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस उद्गार के माध्यम से जो लावा निकल के धरातल पे जम जाता है वो आग्नेय चट्टान बनती है। और फिर पृथ्वी के ऊपर तापमान, वर्षा, जो है पवन, इन सब के द्वारा उस चट्टान पे उसका अपर्दन किया जाता है, तो उसके टूटने फूटने की प्रक्रिया से वो उस स्थान से उठ के किसी दूसरी जगह जाके जम जाता है। इसे अवसाद कहते हैं। ठीक, और वही अवसाद जो है फिर इन्हीं जलवायु के तत्वों के प्रभाव के फलस्वरूप वो कायांतरित या रूपांतरित हो जाता है। तो उसे हम कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे आप समझिए, जो ग्रेनाइट होती है, ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, ग्रेनाइट पत्थर होता है, उसका नीस में बदल जाना, नीस नाम की एक चट्टान का ही स्वरूप है, बदल जाना। बेसाल्ट का सिस्ट में बदल जाना। ठीक, चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर से ही संगमरमर बनता है, तो चूना पत्थर का संगमरमर में बदल जाना, ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। खैर, हम अवसादी चट्टान पे देखते हैं। अवसादी चट्टान के दरारों में ही जो है खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। खनिज तेल को चट्टानी तेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चट्टानी तेल भी कहा जाता है। अच्छा,
इस खनिज तेल को ऐसा नहीं है कि हम धरातल से निकाल लिए और सीधे ले जाके अपनी गाड़ी में डाल दिए या अपने अपने जो भी हमारे पास कार हो उसमें हम डाल दिए, यूज कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसको सबसे पहले साफ करना पड़ता है। तो इसको साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है, यानी तेल शोधशाला में भेजा जाता है। उस रिफाइनरी में जब ये जाके साफ होता है तो उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों में जैसे सबसे पहले गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब हो गया पेट्रोल, यानी सबसे पहले तो पेट्रोल बनाया जाता है। अब पेट्रोल को जब फिल्टर किया गया तो बहुत सारी चीजें निकल गई, अब बचा पेट्रोल। अब उसमें बहुत सारी चीजों में एस्फाल्ट एक पदार्थ होता है, एस्फाल्ट। आप उसको ऐसे समझ लीजिए, जो करायल नहीं होता है जिससे रोड बनती है, रोड की जो बजरी और गिट्टी होती है उसको चपकाने का काम जो करता है करायल, उसी को एस्फाल्ट बोलते हैं। उसके बाद कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद डीजल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जेट ऑयल प्राप्त किया जाता है, यानी जब तेल एकदम स्वच्छ और साफ हो जाता है तो वो जेट ऑयल बन जाता है। जेट ऑयल का मतलब यानी हवाई जहाज के चलने के लिए जो तेल चाहिए वो तेल फिर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से जो पेट्रोल है उससे कितने प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए गए वो आपने देख लिए। अब आगे हम देखेंगे कि इन पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन कहां कहां भारत में होता है। देखिए, भारत में पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो मुंबई हाई में होता है। मुंबई हाई में होता है। देखिए, आप यहां ध्यान देंगे कि ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, और ये महाराष्ट्र है। और समुद्र से ये तट का जो हिस्सा है ना, यहां से 167 किलोमीटर दूर एक जगह है समुद्र के अंदर, उसको बोलते हैं मुंबई हाई, है ना, मुंबई हाई। मुंबई हाई, यहां से भारत का 65% तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक, 65% तेल प्राप्त किया जाता है, और बाकी का तेल जो है वो गुजरात वाले हिस्से से प्राप्त किया जाता है। तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है अंकलेश्वर। ठीक, अंकलेश्वर। बाकी तेल गुजरात के 18% तेल जो है वो गुजरात के अंकलेश्वर से प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद और जो तेल है वो प्राप्त किया जाता है आसाम से। आसाम से देखिए तेल प्राप्त किया जाएगा। वो आसाम भारत का पूर्वी हिस्सा है, वो भारत का पूर्वी हिस्सा है। आसाम राज्य में एक जगह है डिगबोई। डिगबोई में तेल को साफ करने की तेल शोधशाला भी है, यानी ऑयल रिफाइनरी भी है, और वहीं के नहरकटिया नाम का स्थान है। कहां पे? आसाम में नहरकटिया नाम का स्थान है, वहां से तेल भी प्राप्त किया जाता है। ठीक, वहां से 16% तेल भारत का प्राप्त किया जाता है। यानी भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन के 3 स्थल हैं, एक मुंबई हाई, दूसरा गुजरात का अंकलेश्वर, तीसरा जो है वो आसाम है, आसाम का डिगबोई और नहरकटिया। ठीक, ये 3 याद करिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ सामान्य रूप से आप ये भी लिख सकते हैं अपतटीय क्षेत्रों में तेल प्राप्त किया जाता है। अब अपतटीय क्षेत्रों का मतलब ये होगा जो तट से लगा हुआ हिस्सा है ना, ये तट है, क्योंकि इसके भी आगे समुद्र, इसके भी आगे समुद्र, इसके भी आगे समुद्र, इसके भी आगे समुद्र, तो ये अपतटीय हिस्सा जो है यहां भी तेल प्राप्त किया जाता है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश में ये आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बेसिन का मतलब नदियों के क्षेत्र में भी तेल प्राप्त हुआ है, वहां रिलायंस ने तेल खोजा है। ठीक, इस प्रकार से भारत में जो पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं हमने आपको बताया। अब आ जाते हैं प्राकृतिक गैस पे। जहां से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, जहां से पेट्रोलियम या खनिज तेल प्राप्त किया जाता है, उसके ऊपर उस तेल के ऊपर जो पदार्थ होता है वो गैस होती है, यानी वो प्राकृतिक गैस होती है। तो जहां से पेट्रोलियम पहले निकालते हैं वहीं से सबसे पहले जो प्राकृतिक गैस भी निकालते हैं। ठीक, क्योंकि उसी तेल के ऊपरी परत पे ये प्राकृतिक गैस रहता है। अब इस प्राकृतिक गैस को ये भी उसी प्रक्रिया से बनता है जिस प्रक्रिया से तेल बना होता है, जीव जंतुओं के सड़ने और गलने से, और अवसादी चट्टानों वाले क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, अब ये जो है गैस हैं, गैस में एलपीजी है, सीएनजी है। ठीक, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, सीएनजी हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। ये कौन कौन से हैं? ये सीएनजी हो गया। ठीक, और उसके बाद प्लस एलपीजी हो गया। अब सीएनजी हो गया, ये कंप्रेस्ड हो गया,
कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक। और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये दो तरीके की गैस इससे सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक। अच्छा, इसका प्राकृतिक गैस का भारत में उत्पादन कहां कहां होता है? तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में केजी बेसिन में होता है। केजी बेसिन, जहां पे मैंने आपको बताया, केजी बेसिन जो कृष्णा गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश में है, वहां पे। उसके बाद आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट देखो, ये पूरब का हिस्सा है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो ये पश्चिम का हिस्सा है इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, यानी ये पश्चिमी घाट बोलते हैं, यानी पश्चिमी घाट के हिस्से से, पश्चिमी घाट वाले हिस्से से जो है प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। उसके बाद क्या है? मुंबई हाई। स्वाभाविक है, तेल के ऊपर ही तो गैस है, तो जहां से तेल निकलेगा, यानी मुंबई हाई का जो स्थान जहां से तेल निकल रहा है वहीं से गैस भी निकलेगी, ठीक। तो ये स्थल हो गया जहां पे प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। उसके बाद हम आ जाएंगे विद्युत ऊर्जा पे आ जाएंगे। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के जो सबसे प्रमुख सोर्स हैं वो हैं जो भारत में बनी हुई नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वहीं से जल विद्युत का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे आपका दामोदर घाटी नदी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध नदी परियोजना, उसके बाद हीराकुंड बांध परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। इन परियोजनाओं के स्थल से ही जल संरक्षित क्षेत्र बना के और उनसे फिर जल को निकाल के टरबाइन को चला के विद्युत प्राप्त की जाती है, ठीक। अच्छा, इस विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा भी है, जो हम अब देखने जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा जो है, देखिए, परमाणु ऊर्जा, इसे एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं, इसे एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। ये दुनिया में जो है सबसे ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि परमाणु की ताकत दुनिया ने देख ली है सेकंड वर्ल्ड वार में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही देख ली है, जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। इसीलिए इसका सबसे ज्यादा जो है ये प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होने के बावजूद भी इसका सर्वाधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन ऊर्जा जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि उसके बावजूद भारत सरकार ऐसे संसाधनों का प्रयोग कर रही है। अब आप ध्यान देंगे, परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु खनिज। परमाणु खनिज कौन कौन से हैं? यूरेनियम परमाणु खनिज होता है, थोरियम परमाणु खनिज होता है, ग्रेफाइड परमाणु खनिज होता है। ये सारे परमाणु खनिज हैं। इन्हीं के माध्यम से परमाणु रिएक्टर के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, यानी बिजली बनाई जाती है। परमाणु रिएक्टर में क्या होता है? परमाणु रिएक्टर में बड़ी बड़ी ताप भट्टियां होती हैं, ठीक। ताप भट्टियां होती हैं, उन भट्टियों को गर्म कर दिया जाता है, और गर्म करने से जो पानी होता है उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जो स्टीम बनती है, स्टीम यानी जो भाप बनता है, उसी भाप से फिर बिजली पैदा की जाती है, ठीक। अब आते हैं, ये परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। किस प्रक्रिया? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां कहां लगा है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर कहां कहां लगा है जहां से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, हम उसको क्रमवार देखेंगे। जैसे देखिए, महाराष्ट्र राज्य में जब आएंगे तो तारापुर है, महाराष्ट्र में तारापुर है। अभी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, आप बस ध्यान दीजिएगा यहां पे, है ना। देखिए, ये बन गया, ठीक, ऐसे ये बन गया, ये ऐसे, ये हो गया। अब ये भारत बन गया। अब आप देखिए, ये तारापुर है, तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक। उसके बाद है नरौरा। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ये आपका यूपी हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? कैगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में, ये कर्नाटक हो गया, ये कैगा हो गया, ठीक। उसके बाद है कलपक्कम। कलपक्कम कलपक्कम कहाँ है? वो तमिलनाडु में है, ये कलपक्कम में हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है?
उसके बाद रावत भाटा है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है? राजस्थान में। ये आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के रावत भाटा नाम के स्थान पे हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो 5 प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में हैं उनको हमने दिखाया। उसके बाद सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र जो होता है, सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है और ये कैसे काम करता है? देखिए, भारत जो है, ये भारत कर्क रेखा पे स्थित है। कर्क रेखा, भारत जो है वो कर्क रेखा पे स्थित है, यानी भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, यानी यहां से ये कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक, कर्क रेखा के गुजरने का मतलब ये हो गया कि भारत में पर्याप्त सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वो पर्याप्त मिलती है। ठीक, तो इसका मतलब इस क्षेत्र में, अब ये कर्क रेखा में आने वाले और भी तो देश हैं, इन सारे देशों के पास सौर ऊर्जा पर्याप्त मिलती है। अब इन सौर ऊर्जा का हम मानव उपयोग में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? इसी तकनीक का उपयोग जो है सौर ऊर्जा के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम एक पैनल लगाते हैं जिसे बोलते हैं सोलर पैनल। देखिए, वो सोलर पैनल इस तरीके का होता है, इस तरीके का सोलर पैनल होता है। ठीक ना, इसको इस तरीके से बना दिया जाता है, इस सोलर पैनल को, और उसके बाद इन सोलर पैनल को ऐसे बना दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, ये असल में सिलिकॉन की चिप होती है। ये सिलिकॉन की चिप लगी हुई प्लेट होती हैं। सिलिकॉन एक तरीके का धातु होता है जिससे चिप वगैरह बनता है, उसी के चिप से लगा हुआ ये एक पूरा ये जो है ये प्लेट होती है। अब ये प्लेट क्या करती है? जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये हीट हो जाती हैं, और इसके हीट होने की प्रक्रिया ही बाद में बिजली बनाने की प्रक्रिया, उससे बिजली बन जाती है। उस बिजली को यहाँ पे बैटरी बैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। ये बैटरियाँ हैं, इन बैटरियों में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसी को वायर के थ्रू घरों में सप्लाई दे देते हैं। ठीक, वायर के थ्रू घरों में सप्लाई दे देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सौर ऊर्जा से किस प्रकार जो है बिजली प्राप्त की जाती है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि भारत में जो सौर ऊर्जा है उसकी संभावना कहाँ कहाँ पे है। देखिए, स्वाभाविक है, जब सौर ऊर्जा है तो जहां पे सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा प्राप्त होगा वहीं पे तो सौर ऊर्जा रहेगी, वहीं पे तो प्राप्त किया जाएगा। तो सौर ऊर्जा इसी क्षेत्र पे प्राप्त किया जाता है, जो कर्क रेखा वाला हिस्सा है ना, यहीं पे सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो भारत का देखिए, जो राजस्थान का इलाका है, जो गुजरात का इलाका है, इन सब हिस्सों में, और मध्य प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है, इन सभी जगहों पे सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है। ठीक, वहां पे बिजली प्राप्त की जाती है। ये एक मुफ्त की बिजली, मतलब एक प्रकृति द्वारा मुफ्त में प्रदान किया गया एक बिजली का संसाधन है, जिसका हम तकनीक के माध्यम से उपयोग करना अगर जो जान जाएं तो हमारी बहुत आसानी से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सोलर कुकर है, फिर उसके बाद सोलर बल्ब है, फिर सोलर पंखा है, बहुत सारी चीजें हैं जो सौर ऊर्जा से चल रही हैं। ठीक, अच्छा, अब हम जानते हैं पवन ऊर्जा पे। देखिए, पवन ऊर्जा क्या होता है? ये इस तरीके की संरचना आप लोग देखे होंगे, इस तरीके की संरचना आप लोग देखे होंगे। ये जो है पवन चक्की है, ये पवन चक्की है। ये हवा के तेज बहने से जब ये चलती है तो फिर विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक, फिर विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये उसी जगह पे ये चक्की लग पाएंगी ना जहां पे हवा ज्यादा तेज चलती हो। तो हवा कैसे जगहों पे ज्यादा तेज चलेगी? जो हिस्सा समुद्र के नजदीक रहता है वहां पे हवा ज्यादा तेज चलती है, यानी तटीय हिस्से में, यानी भारत के तटीय हिस्से में पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। इसलिए इस पवन चक्की का या इस पवन ऊर्जा का विकास जो है भारत के तटीय हिस्सों के राज्यों में ही किया गया है। ठीक, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इन सारे राज्यों में क्या है, पवन ऊर्जा का विकास किया गया, क्योंकि इसको चलाने के लिए, इस चक्री को चलाने के लिए तेज हवा की आवश्यकता है, और वो तेज हवा जो है समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में ही प्राप्त होती है। अब हम आएंगे बायोगैस के बारे में। देखिए, बायोगैस क्या है? बायोगैस जीव जंतुओं या सड़े गले पदार्थों के सड़ने या गलने से ये बनता है। अच्छा, सड़ने या गलने से ये बनता है। अब ये जो बन रहा है
बनने से जो जब ये सड़ते या गलते हैं तो गैस बनती है, और उसी गैस को बायोगैस नाम दिया गया है। बायो का मतलब हो गया जीव, और गैस का तो मतलब आप जानते ही हैं। तो बायोगैस का प्लांट इसी प्रकार लगा दिया जाता है, और जिसे शोधित करके, उस गैस को शोधित करके हम जो है ऊर्जा के संसाधन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। ठीक, उसे ऊर्जा के संसाधन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। गांव वगैरह में देखिए, आप लोगों ने देखा होगा गोबर गैस। गोबर गैस कैसे काम करता था? ऐसे ही तो काम करता था। उसमें गोबर को इकट्ठा करते थे, फिर गोबर को पहले फिर जो है उसको थोड़ा सा मथ दिया जाता था किसी चीज़ से, उसके बाद फिर उसको ढक दिया जाता था। तो जितना वो उमस उसमें होती थी, जितना वो उमसता था, जितना ज़्यादा वो सड़ता था, उतना ज़्यादा ही उसके अंदर से गैस प्राप्त होती थी। ठीक तो ये गोबर गैस हुआ। ये बायोगैस इसी प्रकार की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा। ये टेक्निकल टर्म है, इसको आप आराम से समझ लीजिएगा। देखिए, ज्वारीय ऊर्जा को समझ लीजिए। अब आपका एक और बच रह गया है, जल्दी से उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का मतलब यह होता है कि समुद्र में ज्वार का आना, और उस ज्वार के फलस्वरूप समुद्र का जल जो है वो ऊपर उठ जाता है। अच्छा, जब भाटा होता है तो वही समुद्र का जल जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक, तो इसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। तो जो समुद्र का जल ऊपर जाता है तो इसे ही ज्वारीय ऊर्जा, इसी से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, होता क्या है कि गुजरात जैसे राज्य में, गुजरात वगैरह वाले राज्यों में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ही ज्वार आता है। ठीक, तो जब ज्वार आता है तो समुद्र का पानी जो है वो ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप ये होता है कि वहां पे किसी जगह पे उस पानी के पास जो है टरबाइंस लगा दी जाती हैं, और उन टरबाइंस के माध्यम से ही बिजली प्राप्त की जाती है। तो ये ज्वारीय ऊर्जा इसी तरीके से प्राप्त किया जाता है, यानी ये तटवर्ती क्षेत्रों में ही ये संभव है। ठीक, अब दुनिया के और भी देश जो बहुत विकसित हो चुके हैं, इंग्लैंड वगैरह में, वहां पे इससे अच्छे तरीके से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब हम आते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा को आप समझेंगे ध्यान से। भूतापीय ऊर्जा को आप समझेंगे। देखिए, ये आपका भूतापीय ऊर्जा हो गया। देखिए, जब ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी की परत है। पृथ्वी के परत के नीचे जो पदार्थ है वो सारा का सारा पृथ्वी के अंदर की तापमान के चलते क्या हुआ है, वो सब गल गया है। और वह किस रूप में है? मैग्मा के रूप में है। मैग्मा के रूप में है। अब वही मैग्मा, तो मैग्मा है, मैग्मा सारा का सारा एकदम तप्त है, गर्म है। और जब कोई चीज गर्म होती है तो उससे क्या निकलती है? भाप निकलती है। भाप निकलती है या तरंग निकलती है, ऐसे कह दीजिए। तो वो भाप या गैस जो है लगातार पृथ्वी के धरातल के निचले हिस्से पे वो ऐसे ऐसे लगता रहता है, लगातार दबाव बनाता रहता है। देखिए, ये सब दबाव बना रहा है धरातल के ऊपरी परत पे। लेकिन जो दरार कमजोर होगी, जो परत कमजोर होगी, वही फट जाएगी। और फट जाती है तो मैग्मा के ऊपर सबसे पहले गैस होता है, तो वो गैस तेजी से बाहर निकलने लगती है, जिसे फव्वारा कहते हैं। उसी से फव्वारा या गीजर, ये सब इसी सबसे बनता है। ठीक, गैस निकलता है, कुछ तरल पदार्थ निकलने लगता है जल के रूप में, जिसे फव्वारा या गीजर कहते हैं। अब ऐसी चीजें हैं कहां कहां पे भारत में? तो भारत में देखिए, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण नाम का स्थल है, जहां पे भूतापीय ऊर्जा जहां से प्राप्त की जाती है। दूसरा, लद्दाख में, भारत के लद्दाख वाले हिस्से में, लद्दाख में एक जगह है जिसे बोलते हैं पूगा घाटी, इस पूगा घाटी से भी भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे अंग्रेजी में जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से हो गया। ये लद्दाख वाला हो गया, लद्दाख वाला पूगा घाटी। अच्छा, अब ये हिमाचल प्रदेश वाला हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे मणिकरण।
ये मरीकर्ण हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में है। इन दो जगहों से भूतापी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब चूंकि ये बहुत ही आधुनिक तकनीक की आवश्यकता इसमें पड़ती है, और दूसरी चीज हर जगह तो ये निकल नहीं रहा है, इसलिए इसके माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो बहुत कम होती है। ठीक, आज हमने खनिज और ऊर्जा संसाधन चैप्टर को पूरा कर दिया है। आपको जो भी डाउट होगा, जो भी संदेह होगा, जो भी आपका प्रश्न होगा, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य ही पूछेंगे। ठीक, ओके एंड गुड मॉर्निंग।